छोटा सा कोना पे क्या है हमारा सौर सिस्टम ऐसे है, अब इतना बड़ा गैलेक्सी है, इसका एक कोना पे है, सिर्फ 1% पार्ट होगा सौर प्रणाली पूरा हम लोग का मंदाकिनी का, यानी दुग्ध मेखला का। तो सोच लीजिए गैलेक्सी कितना बड़ा थी, और ऐसा वैसा कितना 100 अरब गैलेक्सी बोलता है कि है। तो सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा चीज है कि कल्पना ही नहीं किया जा सकता। या हम लोग सूर्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, चंद्रमा पर ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, तो गैलेक्सी पार करना तो बहुत मुश्किल का बात है। तो उसी चक्कर में सारा कुछ बात है कि गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है क्या, सौर प्रणाली। सौर प्रणाली का मुखिया कौन है, सूर्य। जहां सौर आए समझ लीजिए यही है, बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, सौर प्रणाली का मुखिया कौन है या सौर प्रणाली का प्रधान कौन है, तो सूर्य। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह या उनका पिंड, क्षुद्र ग्रह या उपग्रह, अप्रत्यक्ष तौर पे जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सौर प्रणाली। और सौर प्रणाली हमारे आकाश के अंदर मंदाकिनी का एक कोने पे स्थित छोटा सा भाग है, ठीक है। अब उस भाग में हम लोग पूरी तरह अध्ययन करते हैं किसका, सौर प्रणाली का। बीच में क्या हो जाता है, सूर्य, सन। पहला कौन सा ग्रह आता है, बुध, ठीक है। दूसरा शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन ग्रह भी बोलते हैं, सिस्टर प्लैनेट। इसी को भोर का तारा और सांझ का तारा। और सबसे चमकीला ग्रह बुध। फिर क्या है तीसरा नंबर पे, पृथ्वी। ध्यान रखिएगा तीसरा नंबर जब पृथ्वी स्टार्ट होता है, यहीं से क्या बनना स्टार्ट होता है, वायुमंडल। बुध के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत लो चल जाता है। शुक्र पास भी नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ एक ही गैस की मात्रा है। और यहाँ तीसरा से क्या हो जाता है, हम लोग पास प्रकृति ग्रह स्टार्ट होता है, चंद्रमा। ये दोनों के पास नहीं है। फिर कौन सा ग्रह आता है, मंगल। मंगल के पास 2 ग्रह, ठीक है, ओबोस और डेमोस। मंगल के बाद बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह। और इन्हीं के बीच कौन सा चीज पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। यानी ये दोनों क्षुद्र ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, यही अलग करता है। ये 4 को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, और ये 4 को बाह्य ग्रह या जोविनियन ग्रह। ये चारों ग्रह बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद क्या आता है, शनि। शनि जब भी बने ऐसे कर दिया तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर अरुण और एक वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। और एक क्या था, प्लूटो। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा ग्रह था। दूसरा ये क्या कर रहा था, इसका रास्ता हम काट रहा था। और ग्रह का उस समय डेफिनेशन दिया गया कि ग्रह उसे ही बोलेंगे जो अपना कक्षा में चक्कर लगाए, किसी दूसरे की कक्षा को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये क्या कर रहा था, वरुण का कक्षा को एक बार काटता था। दूसरा, बाकी ग्रह की अपेक्षा बहुत छोटा ग्रह, इसलिए अब प्लूटो को किसमें डाल दिया गया है, पौने ग्रह, थर्ड प्लैनेट, ठीक है। अभी सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, जहां सौर प्रणाली है ऐसा चित्र बनाइए, एकदम बनाइए, इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा तो धीरे धीरे खाली सबको डिस्क्राइब करना है। पहला लीजिएगा सूर्य को, सूर्य के बारे में साथ देखिए, लिखने के लिए बहुत है लेकिन आपके पास समय नहीं मिलेगा, इसीलिए सूर्य के बारे में मेन पॉइंट लिखिए, 7-8 लाइन। तुरंत करिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे ऐसे करके सबके बारे में 4-5 लाइन लिख के देखिए, 7-8 पेज भर जाए। तो सौर प्रणाली अगर आ गया, सौर प्रणाली को समझाएं या सौर प्रणाली क्या है, यही, ठीक है। इसी को खाली आपको अच्छा से डिस्क्राइब करें। लेकिन कभी भी देखिए, छठा में भी क्वेश्चन आया, 7वां में भी आया। एक बार आया था ग्रहों की स्थिति बताइए, केपलर्स लॉ, और अभी क्या आ गया था, सूर्य ग्रहण, उस समय भी आया था, इस बार भी आया। तो ये क्वेश्चन फेवरेट है, और फेवरेट कहने का मतलब कि पहले ही बताया थे कि साइंस में बहुत टफ नहीं पूछता है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए क्या लिखा है, सीडीपीओ में भी देखिएगा, जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक सामान्य जानकारी के लिए सामान्य नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि सामान्य विज्ञान को समझे। समझ लीजिए 10th लेवल तक आपको करना, खाली केपलर बढ़ता है तो खैर वो आप जेपीएससी मेंस थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन सीडीपीओ पीटीयूटी में कम ही सवाल आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते लिखिए, सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम।
हेडिंग दे दी है ना, इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम लिखिए, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, ग्रह कॉमा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स, कॉमा धूमकेतु, धूमकेतु, कॉमा उल्काओं मेट्रॉइड्स, उल्का, तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह, ग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को, के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अन्य आकाश पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे लिखिएगा, सूर्य का परिवार, सूर्य का परिवार सौर मंडल कहलाता है। सूर्य का परिवार सौर मंडल कहलाता है। सूर्य का परिवार सौर मंडल कहलाता है। पहले ही बोले थे, सूर्य का जो भी होगा इर्द गिर्द घूमने वाले सब सौर मंडल के अंदर आएंगे। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। आगे लिखिएगा, वर्तमान में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में सौर मंडल में या सौर प्रणाली में एक ही चीज है, वर्तमान में सौर मंडल में एक तारा, तारा किसको बोल रहा है? सूर्य को। डाउट होगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सूर्य, एक सूर्य या तारा, कॉमा 8 ग्रह, प्लैनेट, 8 ग्रह, कॉमा उपग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह, क्योंकि ठीक है उपग्रह बहुत है, पृथ्वी का एक, मंगल का 2, बृहस्पति का कहीं कहीं 63 मिलेगा, कहीं 67 लिखता है, फिर शनि का 62 है, तो बहुत सारा, इसलिए गिनती में मत लिखिए, सीधा उपग्रह लिख लीजिए। ग्रह चूंकि गिनती में है 8 है तो 8 पट्टा में, तो 8 ग्रह, उपग्रह, कॉमा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, कॉमा धूमकेतु, धूमकेतु और उल्काएं मौजूद हैं, और उल्काएं मौजूद हैं। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97, 99.97% है। सोच लीजिए, पूरा का पूरा द्रव्यमान किसमें केंद्रित है? सूर्य में, क्योंकि सूर्य एक तारा भी है, सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कितना? 109 गुना बड़ा। ठीक है, तो सूर्य सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सारा द्रव्यमान उस पर केंद्रित है। बाकी सब ग्रह है, सब ग्रह मिला के 0.3 पहुंचते हैं, अकेला सूर्य उतना बड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सौर परिवार का बात होगा तो कौन मुखिया होगा? सूर्य। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उसमें ग्रह, उपग्रह,
उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु जो भी आए सब क्या कहलाए? सौर या सौरमंडल का सदस्य। आगे देखिएगा, सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से, सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी यानी हम लोग का जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी, जिसको कुल मेखला मिल्की वे भी बोलते हैं, मंदाकिनी के केंद्र से लगभग, केंद्र से लगभग 30,000, लगभग 30,000 से लेकर 33,000, 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, देखिए यही चीज बताए कि ये क्या है, पूरा आकाश गंगा मान लीजिए हम लोग, उसका एक कोना पे क्या स्थित है? सौर प्रणाली। समझ लीजिए इसका जो केंद्र होगा यानी मंदाकिनी का जो केंद्र है उससे कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष अपने में बहुत बड़ा, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक 5 से, उसके बाद प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय इकाई 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो है, तो सोच लीजिए 30,000 प्रकाश वर्ष कितना दूर होगा केंद्र पे। और देख लीजिए सब में हम पहले ही बताए थे, सब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे घूम रहा है। हम लोग के लिए यहाँ पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो बुध अपना घुमा, मंगल अपना घुमा, पृथ्वी अपना घुमा। केंद्र भी तो सौर प्रणाली पे लगा रहा है, तो सूर्य भी क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी मंदाकिनी के चारों ओर लगा, फिर सारा आकाश गंगा एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सब में ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, सब खींच रहा है। एक जगह संतुलित तो होना पड़ेगा, सब अपने अपने जगह पे क्या है? फिक्स है। वही फिक्स में संतुलन बनाने के लिए सब क्या करने लगे? घूमने लगे। और वही घूमते घूमते सूर्य भी क्या कर रहा है? मंदाकिनी के केंद्र के चक्कर लगा रहा है। जब सूर्य चक्कर लगा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक सब चीज चक्कर लगा रहा ना। जैसे हम अगर चल रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस हो गया जो मेरे चारों तरफ घूमे, माइक मान लीजिए मेरे चारों तरफ घूमे, तो हम जहाँ जहाँ चलेंगे माइक भी क्या होगा? ऑटोमेटिक घूमेगा ना। वही चीज यहाँ सूर्य का साथ कौन कौन चक्कर लगा रहा? सारा ग्रह। तो जब सूर्य का चक्कर लगा रहा, सूर्य क्या कर रहा? मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा केंद्र का, तो मंदाकिनी का भी ऑटोमेटिक सारे ग्रह भी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी किसके चारों है? चंद्रमा किसके चारों ओर घूम रहा? पृथ्वी के। लेकिन पृथ्वी भी तो ऐसे घूम रहा है, तो चंद्रमा तो ऐसा नहीं एक जगह रुक रहा है, चंद्रमा भी साथ में घूम रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है? चंद्रमा भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो यही चीज होता है जब भी सूर्य हम लोग का सौर प्रणाली का केंद्र बिंदु है, उसका जो चक्कर लगाएगा उसको सम्मिलित तौर पे क्या बोल रहे हैं? सौर प्रणाली। ठीक है, एग्जाम में है सौर प्रणाली का विवरण करें, यही लिखिएगा इंट्रोडक्शन के बाद आप ये बना दीजिए, ये बना के फिर एकक को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, स्टार्टिंग करना है क्या है क्या नहीं क्या नहीं, उसके बाद फिर आगे आप बढ़िए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर क्वेश्चन 2 पूछा, मान लीजिए सौर प्रणाली पूछ दिया, केपलर लॉ भी पूछ दिया, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पूछा, तो आपको अपने टाइम के अनुसार चलना, क्योंकि आधा घंटा में आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि लिखने में इतना मगन हो गया कि समय ही नहीं मिला, तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि इधर 4 क्वेश्चन और लिखना तो मुश्किल है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जैसा पूछा जाए बहुत डीप नहीं जाके ऊपर करके बता। ठीक है, सौर प्रणाली समझ में आ गया ना क्या है? अगर पूछा जाए किसका बात होगा तो सूर्य और उसका परिवार, वही सौर प्रणाली। ठीक है, और ये मंदाकिनी यानी हमारे आकाश गंगा के एक कोने पे स्थित है। कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, एक कोने में सोच लीजिए हमारा आकाश गंगा कितना बड़ा हो कि हम लोग अपना सौर प्रणाली को ठीक से नहीं देख पा रहे, प्रकाश गंगा तो बहुत दूर का बात। ठीक है, उसी को देखने के लिए आजकल टेलीस्कोप, एक हम्बल टेलीस्कोप बहुत पावरफुल है, रिसेंटली वो हवाई भी पास लगा हुआ, उससे शायद आकाश गंगा को देख पाएंगे।
आप लोग कभी देखे होंगे इंटरनेट में एक वाइट टाइप का दिखता होगा तारा के साथ, वही आकाश गंगा का दिखाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है। हम लोग का सौर प्रणाली में एकमात्र तारा कौन है? सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है? तारा। सूर्य ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का स्रोत है हम लोग का सौर प्रणाली में। क्योंकि बाकी जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, इसलिए उनका प्रकाश और उसमें हम तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप देखिए चंद्रमा इतना बड़ा फिर भी आप इतना छोटा में देख लेते हैं, दिखता है ना। तारा बहुत दूर है इसलिए आप इतना ही देख पाते हैं। अगर वो नजदीक आ जाए तो सोच लीजिए क्या होगा। सूर्य जब इतना दूर है हम लोग 40 डिग्री में गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, और नजदीक आ जाए तो क्या होगा सोच लीजिए। तो यही सब है कि हम लोग का सौर प्रणाली का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। क्योंकि सूर्य एक तारा है, उसमें अपनी ऊर्जा और अपनी उष्मा है, जिसके कारण सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं और उष्मामान होते हैं। बाकी तारा हमसे बहुत दूर है। निकटतम तारा हम लोग का सबसे कौन है? सूर्य। ठीक है, तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा सूर्य एकदम हो पाएगा, उसके लिए गगन यहाँ जा रहा है। सूर्य में क्या है ना, सूर्य का जो वायुमंडल है ना, उसके वायुमंडल में 71% क्या है? हाइड्रोजन, 26% है हीलियम, और बाकी जो बचता है ना वो भारी तत्व है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना, सूर्य के अंदर ऐसा परिस्थिति बनता है, इतना दाब और इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि ये हाइड्रोजन क्या करने लगता है ना, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ने लगा और जुड़ के ये हीलियम का निर्माण करने लगा। तो देखिए ये क्या हो गया? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब भी होगा बहुत उष्मानीय है, बहुत। तो ये निरंतर सूर्य में होते रहा और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है कि देख लीजिए आपको यहाँ पर उष्मा मिल रहा है। तो सूर्य का ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है और वो ऊर्जा हम लोग मिलती है। ठीक है, तो ये सूर्य का कंडीशन है कि अधिकतर तारों में ये होता है, अधिकतर तारा में नाभिकीय संलयन नहीं होता, जिसके कारण ऊर्जा मिलता है। दूसरा है, आप लोग पहले ही बताए होंगे कि पदार्थ का कितना रूप है? 5 है ना, तीन है, 3 है कि 5 है? देखिए 3 पॉपुलर, इसीलिए सबको पता है। क्या? पहला ठोस, दूसरा ठोस यानी आप लोग देख रहे हैं, दूसरा द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाएगा, द्रव मतलब लिक्विड जो पानी पी रहे हैं, तीसरा गैस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हुआ। चौथा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को पहले बताया थोड़ा पिक्चर टाइप का समझिएगा, लेकिन दिखने में कोई गलत हो जाए। तो प्लाज्मा ये सब क्या होता है? तारों की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, सोलर विंड यानी जब सौर पवन चलता है ना सूर्य से, सौर पवन आप लोग ऐसे समझिए, जब आप कोयला जलाइए और उधर से कूलर चला दीजिए पंखा, तो देखिएगा थोड़ा सा चिंगारी टाइप में उड़ता है। देखे, या कोयला का छोटा छोटा रूप जलता हुआ उड़ता है ना, उसी को बोलते हैं सौर पवन। सूर्य से उसी तरह लपटे निकलता है, तो जब लपटा निकलता उसी में आपको प्लाज्मा ये सब दिख पाता है। उसके बाद तारों में, और पांचवा क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। लेकिन उसको पाने के लिए बहुत टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिकल अभी पॉसिबल नहीं है। काम चल रहा है लेकिन है, इसीलिए 5 तत्वों को बोला गया। 5 से पहले 3 था, फिर प्लाज्मा बढ़ा और 5 हो गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। प्लाज्मा ये सब चीज़ कहाँ पाया जाएगा? तारों की सतह पे, जिसको हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी पर देख सकते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलियाड बोरोलोसिस और क्या बोलते हैं, इसी टाइप का नाम। ठीक है, सुने होंगे आप। दक्षिण से तो ऑस्ट्राइड बोरोलोसिस सही कुछ बोलता है, एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ भाई, बोरोलोसिस सही कुछ बोलता है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आता है, अभी एग्जाम देना है तो वो सब आता है। ठीक है, तो सूर्य का ऊर्जा का समझ के वहाँ नाभिकीय संलयन निरंतर होते रहा, जिस कारण वहाँ पे सारा कुछ हम लोग को ऊर्जा का प्राप्ति हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि पढ़ना चूंकि सिर्फ सौर प्रणाली, ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं था, ज्योग्राफी का बेस में है ना, इस बार का शायद देखिए हमको याद नहीं है, ज्योग्राफी में है। उसमें 3 सिद्धांत है,
एक दोलन का सिद्धांत है, वो बिग बैंग थ्योरी, और एक और नाम लिया गया। तो माना किसको जाता बिग बैंग थ्योरी को, जिसको जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया। उसमें क्या था कि एक पदार्थ था, वो पदार्थ में इतना दाब, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट हुआ तो ऊर्जा निकला तो उसके जो कण थे वो पूरे चारों तरफ फैल गए। अब चारों तरफ फैल गए, लेकिन क्या था, सब कण एक दूसरा पे गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहे थे, तो वो क्या हुआ, एक दूसरा का चक्कर लगा। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, फिर बहुत सारा ग्रह ठंडा होने लगा, कुछ गर्म होने लगा, उसमें किसी में हाइड्रोजन चल गया, तो वहाँ नाभिकीय अभिक्रिया होने लगी, नाभिकीय अभिक्रिया से वहाँ से ऊर्जा निकलने लगी, और फिर धीरे अभी जो हम लोग का है वो प्रणाली विकसित हुई। तो उसमें देखिएगा बहुत सारा, एक तारा का सिद्धांत है, और भी 2-3 चीज वो ज्योग्राफी में, ठीक है। अगर रास्ता तो यहाँ बताते, लेकिन यहाँ सीधा सौर प्रणाली है, आप लोग पढ़िएगा, जाओ तो कभी तो पूछिएगा बात होता है, ठीक है। सूर्य लिखे नीचे, सूर्य सन, सूर्य यानी सन या सूरज भी बोलते हैं, बहुत नाम है, ठीक है। सूर्य का बहुत सारा नाम। फिर आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे, रामायण में रावण क्या किया था, सब ग्रह को अपने अंडर में ले आया, मतलब इतना पावरफुल था कि सब ग्रह को अपने अकॉर्डिंग करता था। क्योंकि जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो क्या बोला था, जो भी ग्रह नक्षत्र ये सब जो होते हैं उसको ऐसा स्थिति में लाया जाए कि वो सबसे पावरफुल बन जाए। इसीलिए सारा ग्रह को अपने अनुसार सेट किया कि कौन सा ग्रह कहाँ पर रहेगा। उसी में शनि क्या किए थे, एक कदम आगे बढ़ा दिया, वो उसका बात को नहीं माने, इसलिए शनि को वो अपना पैर के नीचे दबा दिया। तो सारा ग्रह नक्षत्र इसलिए है क्योंकि सारा ग्रह के आप देख लीजिए, जितने भी हम लोग 10 से 20 साल के बाद ही बता देते सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगेगा, बता देते हैं ना, अपने से पता है पहले से ही, साइंस अभी ना डेवलप हो गया, हम लोग में पहले से भी देखिए सब बता देता था कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। हम ही लोग ने आलेखक दिए थे कि सूर्य अपने जगह स्थिर है, घूम कौन रहा है, पृथ्वी। तो हम लोग का सब कुछ जानकारी था, लेकिन यूरोपीय देश इतना मजबूत था कि हम लोग का बात नहीं सुनता, इसी कारण वैल्यू नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग पास सब पता था। अभी क्या चाहिए, ज्योतिष लोग पास, पंडित लोग पास, वो लोग बता देंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो सारा कुछ ग्रह नक्षत्र का चलता है। अभी भी है, लेकिन इनका प्रभाव हम लोग को बहुत पड़ जाता है, क्योंकि क्या है, सब एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, सबका एक दूसरे पर प्रभाव है, ठीक है। तो वही चीज देखिए, सूर्य आधुनिक अनुमान के आधार पर, आधुनिक अनुमान के आधार पर, आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा का नाम है, अगर कंफ्यूजन हो पता नहीं चले मंदाकिनी क्या है तो इसमें नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो ब्रैकेट में लिखिए हमारी आकाशगंगा। आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी के केंद्र से दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। इससे पहले भी लिखा है ना, 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष सौर प्रणाली की दूरी है, और सूर्य का केंद्र से कितना दूरी हो गया, 32,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है। सूर्य एक गोलाकार कक्ष में, सूर्य एक गोलाकार कक्ष में यानी सर्कुलर ऑर्बिट, एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के, औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है।
जैसे बात वही हो गया, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा रहा है। अब क्योंकि पहले ही बताया सब जगह क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए आप खड़ा नहीं रह सकते, आपको घूमना ही पड़ जाएगा। जैसे आप अंतरिक्ष में जाके एक पेन भी फेंक दीजिएगा तो पेन क्या होगा, घूमने लगेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। लेकिन सैटेलाइट का केस में क्या हो जाता है, सैटेलाइट उपग्रह, उपग्रह कितने तरह के होते हैं, उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा जो स्वतः है, हम लोग कुछ नहीं किए। लेकिन कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह वह उपग्रह है जिसे हम भेजते हैं किसी खास कार्य के, ठीक है। अब देखिए हम पृथ्वी के लिए तो भेज दिए, लेकिन पृथ्वी का वो चक्कर लगाने लगा, लेकिन हमको किसी खास कार्य के लिए चाहिए तो पृथ्वी का चक्कर लगा के हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हमको चाहिए मेरा बॉर्डर को हमको देखना है, तो बॉर्डर को देखने के लिए उसको एक जगह रोकना पड़ेगा ना। पहले ही बताए थे आपको किसी बल के अपोजिट काम करना होगा, क्या करना होगा, ऊर्जा लगाना होगा या उसके अपोजिट बल लगाना होगा। तो आपको सैटेलाइट में भी ऊर्जा देना पड़ेगा, तब वो आसपास ही घूमेगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा तो वो फिर पूरा पृथ्वी घूमेगा, ठीक है। और जो आपका सवाल था सूर्य का अध्ययन के लिए, सूर्य का अध्ययन के देखिए अभी आदित्य L1 गया था, ठीक है। तो अभी बात क्या है ना कि सूर्य पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, कारण सूर्य पास इतना टेम्परेचर है, इतना ताप है कि हम लोग 40 डिग्री में तो हम लोग हालत खराब हो जाता है, धूप में निकलना नहीं चाहते, ठीक है। स्थिति ये है कि कोई लाइब्रेरी में पढ़ने आया है, पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है, बाहर ही उसको जाने लगे कारण धूप है। और वही आप जाड़ा में देखते हैं तो ठंडा के समय में लाइब्रेरी में बैठेगा ही, होता है ना। तो सूर्य का ताप इतना ज़्यादा, वो लाखों लाख डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है, तो उसके पास कोई भी उपग्रह भेजे, कोई भी मटेरियल है ना, वो गल रहेगा ही, तो अध्ययन हो नहीं पाएगा। इसीलिए गगनयान जो अध्ययन होने का है बात, उसमें ऐसा मटेरियल भेजा जा रहा है जो सूर्य का उतना डिग्री टेम्परेचर, उतना तापमान को सहन करता है, तब वो आगे बढ़ेगा। जैसे अभी आप ऐसा ही देख लीजिए, ये जो आप खेत में देखे होंगे जो तार पार होता है, 10-10 हज़ार वोल्ट का तार जो मोटा मोटा पार होता है, वो इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा है कि टच होते ही पूरा जल के खाक हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए जब बरसात होता है, बादल गरजता है, कड़कता है, कितना तेज बिजली उत्पन्न होता है। रात में भी आपको दिन का नज़ारा दिख जाता है, 21 सेकंड के, लेकिन दिखता तो है। वो जब किसी पे गिरता है पेड़ को फाड़ देता है या पूरा जला देता है, खत्म कर देता है। वो सब 1 लाख वोल्ट का से ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रिक होता है। तो अभी उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि जो होता है वो तो प्राकृतिक रूप से है, अगर उसको किसी तरह हम संचित कर लें, किसी तरह उसको अपना में ले आए, मतलब स्टोर कर लें, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। उस 1 लाख को बचाने के, मतलब खींचने के लिए आपको वैसा मटेरियल चाहिए, तब ना आप रोक पाइएगा। जैसे आप अभी बाहर निकलते हैं, धूप से बचने के क्या करें, छाता लगा रहे हैं। मान लीजिए धूप इतना तेज हो जाए कि आपका छाता गलने लगे, तो आपको क्या करना होगा, दूसरा चीज़ लाना होगा, उपाय ढूंढिए, वही चीज़ हो जाता है। तो सूर्य का ताप इतना ज़्यादा है कि कोई सा भी उपग्रह जाएगा वो क्या हो जा रहा है, गलने लगा, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। तो वैसा खोजा जा रहा है जो मटेरियल सूर्य का ताप में ना गले, उतना गर्मी में ना गले, तब वो सूर्य के करीब जा पाएगा, फिर तो नहीं जा पाएगा। अभी क्या हो गया, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। अभी जो आदित्य L1 भेजा गया वो लैग्रेंजियन पॉइंट है, वैसा 5 पॉइंट है। यहाँ से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य पे डायरेक्ट निगरानी रखा जा सकता है। अभी क्या है कि देखिए हम पृथ्वी के ऊपर से भी सैटेलाइट भेजेंगे तो सूर्य पे निगरानी रख सकता है, लेकिन बहुत बार होगा कि चंद्रमा बीच में आ सकता है ना, क्योंकि वो भी घूम रहा है, ये भी घूमेगा। इसीलिए उसको ऐसा जगह भेजा गया जहाँ सूर्य से वो डायरेक्ट नजर बनाया डायरेक्ट, और यहीं से वो सूर्य का घूम रहा है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा चीज, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बराबर होगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बराबर होगा, ना वो इधर खिंचाएगा ना वो इधर, वो उसी बीच में राउंड करने लगेगा। नहीं तो जहाँ आगे बढ़ेंगे तो फिर वो सूर्य तरफ बढ़ेगा और सूर्य के अकॉर्डिंग करने लगेगा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो मटेरियल किया वो गलेगा भी नहीं। आदित्य L1
इसका सूर्य का निगरानी के लिए यानी सूर्य का अध्ययन के लिए भेजा गया। ठीक है, तो साइंस टेक में देखिएगा आय उपग्रह तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन चंद्रयान उपग्रह नहीं, क्योंकि चंद्रयान उपग्रह के तौर पर नहीं भेजा गया, वो रीड करने को उतारा गया, तो कभी जब नीचे उतर जाए तो उपग्रह नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये बोल सकते हैं आदित्य है। ठीक है, तो अध्ययन चल रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। हम लोग किस पे भेज चुके हैं, मंगल पे भेजे ना, मोम मिशन मार्स, चंद्रमा पे तो भेजेगी कौन पर, पृथ्वी के लिए है ये, और बाकी सूर्य के लिए चल रहा है, शुक्र के लिए भी जा रहा है, बहुत सारा चीजें जो चल रहा है। देखिए है बहुत अच्छा चीज, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर अरे छोड़ो उससे क्या मतलब है, जाने दो, लेकिन होगा हमको क्या लगना यही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीखिएगा जानिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी जो इसलिए है उसको जानिए, वही अभी काम देगा, बाकी फिर होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, लिखिए केंद्र के चारों परिक्रमा करता है, इस गति से केंद्र के चारों ओर, इस गति से केंद्र के चारों ओर, इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में, इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को, इस गति से केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोच लीजिए कितना लगेगा, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ठीक है, यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए क्या देखिए, ये जो भी है ना, अधिकतर चीज अनुमान में चलता है। जैसे बोला जाता है इस ग्रह में पानी मिल रहा है, इस ग्रह में जीवन है, बोल सकता है, नहीं सब अनुमान ही कर चलता है। तो वो सूर्य का जब देखा गया, क्योंकि आप लोग बहुत बार रिसर्च में सुनते होंगे कि अंतरिक्ष में ऊँट का आवाज आ रहा है, सुने होंगे न्यूज में आया, तो वो सब कैसे सैटेलाइट गया हुआ है, वहाँ पे रिसीवर लगा हुआ, रिसीवर में साउंड रिसीवर भी है, लाइट रिसीवर भी है, रेडिएशन रिसीवर भी है, कि कोई रेडिएशन आ रहा तो वो बता दे कितना मेगाहर्ट्ज यानी आवृत्ति का आ रहा रेडिएशन, कितना साउंड आ रहा है, कितना, सारा कुछ उसी अनुसार है कि सूर्य है। सूर्य का गति को कंटिन्यूसली देखा गया, तो देखा गया सूर्य थोड़ा सा मूव किया, तो जितना समय में मूव किया उससे अच्छा गति निकला। अब उस गति को आपका दूरी पता चला है 30,000 प्रकाश वर्ष, उससे उसे गुना करिएगा तो समय मिल जाएगा। सब कौन सा फॉर्मूला में चलता है, दूरी बराबर या चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी पे चलता है। आपको दूरी मिल गया, समय निकाल लीजिए, चाल पता है, सब इसी पे चलता है। जैसे प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना, लेकिन आज तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, सिर्फ अनुमान लगाइएगा। ठीक है, आप अनुमान तब न लगा पाइए जब आप उसके साथ कुछ कर पाइए, तब न, कहाँ से कैसे पता चलेगा। तो वही चीज़ सब अनुमान ही पे होता है कि ऐसा ऐसा बात, और इसका ऑथेंटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखिए जब 4 साइंटिस्ट ही चीज़ को बोल रहे तो ऑथेंटिक माना जाए। ठीक है, जैसे अभी आप लोग स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हैं, अभी सबसे बड़े साइंटिस्ट तो वही के नाम है। जो भी अभी रिसर्च होता है नया नया चीज़, तो एक बार उनसे राय लिया कि ऐसा हो सकता है, तो अगर उनको थ्योरी ठीक लगा तो बताते हैं कि नहीं ऐसा है वैसे, अगर सुधार रहा तो बोलेंगे नहीं ये तो नहीं बता पाया, तो फिर वो आगे बढ़ता है। उसी तरह समय समय पर पहले जब न्यूटन का समय था, जो भी रिसर्च हुआ वो न्यूटन से पूछा जाता था, आइंस्टाइन है तो आइंस्टाइन से पूछा जाता था कि ये थ्योरी कह रहे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, नहीं रहा तो नहीं माना जाता था। तो वही चीज़ चलता है, सब अनुमान में भी है, कुछ कुछ चल रहा है स्टडी, जैसे जैसे स्टडी आएगा वो पता चलते रहेगा। ठीक है, ठीक है, कल फिर आते तो आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखिए जो जो मेंस लिख रहे हैं ना, तो मेंस जो जो लिख रहे हैं, मेरा वाला पोर्शन आराम से खत्म हो, कोई टेंशन नहीं, बाकी का ध्यान दीजिए। इसमें बता रहे साइंस टेक में आइएगा, ज़्यादा नहीं, आप एक रात में पढ़ लीजिएगा ना अच्छा से, जो हम मतलब हम जैसा बता रहे हैं आपको खाली, अभी बताइए इतना में खाली लगा कुछ,
अपने से सॉल्व करना लिख पाइएगा ना, बस वही है। कंटेंट आपको चाहिए, बाकी सब्जेक्ट का पढ़ना नहीं चाहिए। फिर ऐसा नहीं क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं देंगे, जो मिलेगा आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती का उससे फंसाने से कोई फायदा नहीं है। एकदम हो जाएगा। देखिए साइंस कहीं भारी नहीं है, साइंस में तो खाली आपको नीति पढ़ना। अगर आप नीति अच्छा से पढ़ लिए, मान लीजिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, तो 4 पेज करने के लिए, क्योंकि भारत का पढ़ना। भारत आजाद कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। जब उस समय आजाद हुआ तो उसके बाद से नीति बनेगा। नीति यानी एक नियम बनेगा।